अच्छा, आज विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सब नियमित रूप से अपनी विषय पाठ के आधार पर निर्धारित जो पाठ हमारा चल रहा है भारत के संविधान, उसी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हमारे भारतीय संविधान द्वारा देश के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, जिनका वर्णन जो है संविधान में किया गया है। तो आइए जानें और समझें संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत देश के नागरिकों के लिए किस प्रकार से मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, उनका क्रमबद्ध विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। जैसा कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड में अधिकार और मूल कर्तव्यों को लिखा गया है, उसी के आधार पर हम उनके विषय में जानेंगे, समझेंगे। तो इस प्रकार जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसके बाद से लगातार भारत देश के अंदर प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का उपयोग कर रहा है। तो इसी के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य, जिन्हें मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य भी कहा जाता है। तो अधिकार एवं कर्तव्य, यदि इन दोनों शब्दों को देखें तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य जो हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात इन दोनों का जो समावेश किया गया है, आपस में प्रत्येक नागरिक के सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से हम यह कह सकते हैं, एक प्रश्नात्मक रूप में समझ सकते हैं कि क्या मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो उत्तर हाँ में होगा। हाँ, ये दोनों बातें जो हैं अधिकार एवं कर्तव्य की, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात कहने का आशय ये कि यदि हम अधिकारों का उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो अधिकार तभी हम सही ढंग से इनका उपयोग कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, जब हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे। इसीलिए संविधान के वर्णन में ये बात आती है। तो इस प्रकार से संविधान में जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं, इनका प्रत्येक नागरिक को बोध होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इनका वास्तविक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो अधिकारों की मजबूती प्रदान करने के लिए हमें कर्तव्य का भी निर्वहन करना होता है, तभी हम अधिकार जो है प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं निश्चित रूप से यह बात सत्य है कि यदि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर व्यवस्थित ढंग से यदि चलते रहेंगे तो अधिकार अपने आप ही उपयोगी होते जाएंगे। अर्थात इस प्रकार से संविधान जो है व्यक्ति के, संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं, तो अधिकार क्या हैं? तो सर्वांगीण, मानव के सर्वांगीण विकास के लिए जो संविधान में वर्णित, अंकित या लिखित अधिकार हैं, जिनके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या नागरिक अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत जो संवैधानिक अधिकार बनाए गए हैं, उन्हीं को हम अधिकार कहते हैं। तो इस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप अधिकारों की संख्या या अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं कि हमारे नागरिकों के लिए संविधान में
किन किन प्रकार से अधिकार हैं, कौन से अधिकार हैं, उनको हम पढ़कर जानकर समझ सकते हैं। तो क्रमशः देखेंगे। नंबर 1, कुल 6 अधिकारों को बताया गया है, 6 अधिकारों को उल्लेखित किया गया है, 6 अधिकार निश्चित किए गए हैं। उसके अंतर्गत क्रमशः हम उनको जानेंगे और समझेंगे। तो समानता का अधिकार, नंबर 1 अधिकार है समानता का अधिकार, या इसे हम समता का अधिकार भी कह देते हैं। समानता या समता, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है। संविधान में विधिवत इस अधिकार की व्याख्या की गई है कि हमारे देश में नागरिकों के परस्पर समानता का भाव को ध्यान में रखते हुए इसे अपनाया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, अमीर गरीब, किसी भी श्रेणी वर्ग का होगा, उसमें आपस में समानता का भाव होगा। कोई भी व्यक्ति गरीब या अमीर या और भी भेदभावपूर्ण नीति के रूप में ऐसा बर्ताव नहीं करेगा जिससे कि किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचे। तो इस प्रकार से पूरे देश में एक समाजवाद की कल्पना को ध्यान में रखते हुए समानता समरसता के भाव को निश्चित किया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, यह अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो किसी भी मानव जीवन या किसी भी प्राणी को एक स्वच्छंद भाव से जीवन जीने का बोध कराता है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। हम भारत के लोग, हम भारत के निवासी या नागरिक, हम आज पूरी तरह से अपने देश के अंदर स्वतंत्र हैं, अपने ढंग से जीवन जी सकते हैं। तो इस प्रकार से एक स्वतंत्रता का भाव अंतर मन में निहित हो, इस उद्देश्य से यह अधिकार जो है निश्चित किया गया है, संविधान में वर्णित किया गया है। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, तीज त्योहार उत्सव आदि मना सकते हैं। हम अपने संवैधानिक नियमों के आधार पर अपना स्वतंत्रता का अधिकार रखते हुए हम अपने अनुसार अपना जीवन यापन जी सकते हैं। यही जानकारी हमें स्वतंत्रता के अधिकार से प्राप्त होती है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, ये शब्द अपने आप में ही नकारात्मक भाव प्रकट करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी यदि किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति के द्वारा शोषण होता है या सताया जाता है, उसके साथ किसी प्रकार की ठगी होती है, तो वह अपना अधिकार जो है प्रस्तुत कर सकता है, यानी अपने अधिकार के तहत शोषण के विरुद्ध, यानी उसके खिलाफ अपनी शिकायत कर सकता है। साथ ही और भी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। यदि कोई माता पिता या अभिभावक, पेरेंट, संरक्षक यदि अपने घर में किसी बालक बालिका से छोटी उम्र में अर्थात 14 वर्ष तक की उम्र जो होती है, यदि ऐसे बालक बालिकाओं से कोई अनावश्यक जोर जबरदस्ती कार्य कराता है, तो यह अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार की श्रेणी में आएगा। इसीलिए विधिवत व्याख्या व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि कहा गया उनके स्वयं के माता पिता ऐसे कठिन श्रमिक कार्य में बच्चों को नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी उम्र पढ़ने लिखने की होती है। कमजोर मुलायम अवस्था यानी कोमल भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में उनसे जोर जबरदस्ती करके ऐसा कोई भी श्रमिक कार्य नहीं कराया जा सकता, न ही कोई होटल में, न ही कारखानों में, न ही ऐसे कठिन कार्य क्षेत्रों में बालकों को काम में नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नियम और कानून इस अधिकार में बना हुआ है। तो यदि ऐसा करता कराता कोई पाया जाता है
तो उसके विरुद्ध इस अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। आगे चलें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शब्द से देख सकते हैं इस अधिकार की व्याख्या। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसा कि हमें आपको मालूम है, पढ़ भी चुके हैं, अपनी संवैधानिक विशेषता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हेडिंग आई थी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्षता यही है कि हमारे भारत देश में कई प्रकार के पंथ, धर्म, मजहब के लोग रहते हैं, तो उनको अपने आप धर्म, तीज, त्योहार आदि मनाने का अधिकार है। अपनी जीवन शैली के अंतर्गत उन्हें जीवन जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा संविधान हमारे देश के सभी धर्म के नागरिकों को प्रदान करता है। यदि इसमें किसी प्रकार से कोई भी धर्म के मानने वाले लोग अन्य दूसरे धर्म से ईर्षा, द्वेष, घृणा की भावना रखते हैं, तो उनके खिलाफ जो है आपराधिक मामला दर्ज होगा और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो एक आपसी भाईचारा सभी धर्मों के बीच में बनाए रखने के उद्देश्य से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी नागरिकों को प्राप्त है। तो इस प्रकार से संविधान में इसकी व्याख्या की गई है। आगे, संस्कृति शिक्षा का अधिकार। हमारे देश की जो संस्कृति है, जीवन शैली है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो अपनी भाषा शैली है, उसी के अंतर्गत हमें यह अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान ने यह अधिकार प्रत्येक देश के नागरिकों को दिया है। तो इस प्रकार से अपनी धर्म, शिक्षा, संस्कृति आधारित कोई भी ऐसी व्यवस्था है तो उसका हम अपने अनुसार इस अधिकार के तहत उसका उपयोग कर सकते हैं। हर व्यक्ति को, हर बालक को, हर नागरिक को अपनी भाषा, शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा अर्जित करने का यह अधिकार मिला हुआ है। और इस प्रकार से जबरदस्ती कोई भी सरकार हो या कोई भी संस्था हो, जोर जबरदस्ती करके किसी भी शिक्षा के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता, न ही संस्कृति में किसी प्रकार का भेदभाव कर सकता है। अब आगे अंतिम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको कैसे जानेंगे, समझेंगे? संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही संविधान में इसकी व्यवस्था की है, ऐसा नियम है, ऐसा विचार है, ऐसा संविधान निर्माताओं ने दूर की बात को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी शामिल किया है। इसके अंतर्गत, हालांकि संविधान के अनुच्छेद 32 में, ये ध्यान रखें, संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों को लिखा गया है। इस धारा के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था या मान लीजिए सरकार के भी द्वारा यदि किसी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार की हानि होती है, क्षति होती है, या घृणा द्वेष की भावना रखी जाती है, या एक व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा अन्य कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, तो वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। और इसका जो पूरा निर्णय होगा वो न्यायपालिका की तरफ से होगा। यानी पूरे अधिकारों के संवैधानिक उपचारों या संविधान के संरक्षक के रूप में यह व्यवस्था संविधान में की गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय हमारी संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा की जिम्मेदारी लेती है। यानी न्यायपालिका
संवैधानिक उपचारों की संरक्षक है। जो हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके आधार पर कोई भी निर्णय जो है लिया जाता है। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भेदभाव या ऊंच नीच की भावना या शोषित पीड़ित किया जाता है तो उसके खिलाफ जो है न्यायालय अपनी कार्रवाई करेगा और सही निर्णय देगा। तो इस प्रकार से संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के रूप में अभी हम अधिकारों के बारे में जाना, समझा, देखा, पढ़ा। इस प्रकार से संविधान में देश के नागरिकों को ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनको अलग अलग सरल ढंग से समझने का, समझाने का प्रयास किया गया। विद्यार्थी रोचक ढंग से देखकर, पढ़कर, जानकर, समझकर इसे अपने आप में आत्मसात करें और हमेशा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। तभी इन अधिकारों की वास्तविकता होगी और इनका महत्व हम समझ पाएंगे। अब आगे मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रकार से संविधान में अधिकार एवं कर्तव्य दोनों की व्याख्या इस प्रकार से की गई है। तो संविधान के अंदर पहले अधिकारों को शामिल तो कर लिया गया था, पर कर्तव्य जो है नहीं जुड़ पाए थे, कर्तव्य उस समय वर्णित नहीं हो पाए थे। तो ऐसा बाद में विषय विशेषज्ञों, विद्वानों को, कार्यकारिणी मेंबरों को यह आभास हुआ, ऐसी सरकार के अंदर यह बात उठी बाद में। तो 1976 जान ले, 1976 के 42वें संशोधन में, 1976 के 42वें संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं। मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं क्योंकि कर्तव्यों के बिना अधिकार ऐसा महसूस होते थे कि अधूरे हैं। तो इसलिए अब हम जानेंगे और समझेंगे मूल कर्तव्य। तो संविधान में आज वर्तमान में 11 कर्तव्य वर्णित हैं। 11 कर्तव्य जिनको देख सकते हैं क्रमशः सूचीबद्ध तरीके से लिखकर दिखाया गया है। तो कौन से ऐसे हमारे मूल कर्तव्य हैं, इनके माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमें हमेशा जीवन पर्यंत अपने मूल कर्तव्यों को कैसे जानना है, समझना है और उनका पालन करना है। यानी एक प्रकार से इनको अपने स्मरण के रूप में रखना, अपने दिमाग में हमेशा बना के रखना है। और यदि ऐसा मूल कर्तव्यों को अपने दिल दिमाग में रखेंगे तो क्या पाएंगे, हम सही कार्य कर पाएंगे, अपना समाज का, देश का भला कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे। इसलिए कर्तव्य जो है अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए। कौन से ऐसे हमारे कर्तव्य हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि अभी क्रमशः कर्तव्यों के बारे में बताएंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो देखें मूल कर्तव्य के अंदर नंबर 1, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है, संविधान का पालन करें। कितनी अच्छी बात है, यदि हम संविधान का पालन करते हैं तो वास्तव में ये हमारी देश के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी और एक अच्छे नागरिक के रूप में हम देश के अंदर जाने जाएंगे। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये भी महत्वपूर्ण बात है, अपने उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए, तभी हमारी आस्था, समर्पण
देश के प्रति होगी। और हम ऐसे स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जो हमको प्रेरित करने वाले हैं, उनका हम हमेशा पालन करें, सम्मान करें और हमेशा उनके प्रति वफादार रहें। तो ये हमें कर्तव्य बोध होता है। नंबर 3 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं महत्वपूर्ण रूप से इस कर्तव्य क्रम में दिए गए हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखें, ताकि कोई भी बाह्य ताकत जो है हमारा मुकाबला ना कर सके। हम उससे परस्पर मित्रता का भाव रखते हुए सहयोग की भावना रखें। तो इस प्रकार हमारी संप्रभुता, हमारी ताकत, हमारी एकता और हमारी अखंडता बनी रहेगी और एक हम मजबूत शक्तिशाली देश के रूप में विश्व के सामने बनकर रह सकते हैं। अगला नंबर 4, देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, आह्वान यानी ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है बुलाए जाने या एकत्र होने की, तो हम राष्ट्र की सेवा करें, देश की रक्षा करें और किसी प्रकार से विपद काल या आवश्यकता पड़ने पर, आह्वान किए जाने पर हम अपने देश की सेवा भी करें और रक्षा भी करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या है। अब आगे 5वां, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भ्रातृत्व की भावना, भारत के सभी लोगों में आपस में समरसता यानी मेल मिलाप हो, परस्पर एक दूसरे पर श्रद्धा भाव हो और भ्रातृत्व हो यानी भाईचारे की भावना व्याप्त होनी चाहिए। इसके लिए हमें प्रेरित होना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। अगले क्रम में हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, हमारे देश की जो मूल पहचान है, हमारे देश की संस्कृति ही हमारी पहचान है, जो आदर्श विचारों पर निहित है, उसका हम हमेशा पालन करें और उसके महत्व को समझें। तभी हमारा कर्तव्य बोध जो है सुनिश्चित होगा और हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। अगले क्रम 7वें कर्तव्य में देख सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन प्राणी जो भी पाए जाते हैं, हम उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, संरक्षण करें, क्योंकि यही प्राकृतिक रूप से जो हमारे आसपास संसाधन हैं, चाहे वो भौतिक रूप में हो या अभौतिक रूप में हो, या जीवित अवस्था या अजीवित अवस्था में हो, ये हमारे देश की संपत्ति है। तो इन्हें हमेशा हमें बचा के रखना और इनका संरक्षण करना है, क्योंकि इनसे भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर मानववाद, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, क्योंकि आज निरंतर भारत सहित पूरे विश्व में आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज प्रत्येक देश जो है अपना विकास कर रहा है। तकनीक, ज्ञान, कला, कौशल के माध्यम से उन्नतशील बनाने के लिए इनका प्रयोग कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो ऐसे हमें
सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस भावना का विकास होगा तो हमारा ज्ञान अर्जन भी होगा, ज्ञान बढ़ेगा, कला कौशल में वृद्धि होगी और हम अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे कर्तव्य बोध की हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। कितनी अच्छी कर्तव्य निधि के रूप में यह बात स्पष्ट की गई है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, सरकार द्वारा बनाए गए जो निर्माण स्थल क्षेत्र हैं, इन सभी को अपनी संपत्ति की तरह मानकर सार्वजनिक संपत्ति के रूप में भी सार्वजनिक स्थलों में ऐसे उपयोगी जो भी संस्थान होते हैं या वस्तुएं आदि होती हैं, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहें यानी लड़ाई झगड़ा, मारपीट या खून खराबा या माने किसी प्रकार का हिंसात्मक कार्य ना करें, इससे बच के रहें। क्योंकि हमारा भारत देश धर्म संस्कृति वाला देश है जो अहिंसा यानी सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर चलने वाला देश है। तो जाने अनजाने में हमसे किसी भी प्रकार की कोई हिंसा जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यह कर्तव्य बोध जो है, अध्ययन से, पढ़ने से, जानकारी से हमें आपको प्राप्त होता है। तो हमें इसका हमेशा अपने जीवन में याददाश्त के रूप में और परिपालन करते हुए हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। अब आगे 10वां, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष बढ़ाने का प्रयास करें। यानी उत्कर्ष यानी आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें, विकास की ओर बढ़ें। ऐसी व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में एक प्रकार से हमारा योगदान होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। जो अपने सामर्थ्य के आधार पर हम जो भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा कार्य करें जिससे हमारा सराहनीय योगदान समाज देश के प्रति हो सके। इसी उद्देश्य से इस कर्तव्य की व्याख्या की गई है। अब आगे अंतिम 11वां कर्तव्य के रूप में माता पिता संरक्षक, जो हमारे माता पिता हैं, संरक्षक हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके लिए यह विशेष कर्तव्य बोध की जानकारी मूल कर्तव्य में की गई है। इसके अंतर्गत 1 से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष यानी 1 से 6 वर्ष तक की आयु वाले यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। माने 1 से 6 वर्ष तक के बालक बालिका को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, उन्हें शिक्षा व्यवस्था से जोड़ें। इसीलिए सरकार ने भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के अंदर, जिसे RTE भी कहते हैं शॉर्ट में, ये कानून बनाकर यह व्यवस्था की है। अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा देने का कार्य करेगा। तो इसकी व्यवस्था जो है की गई है। उसे किसी भी बालक बालिका को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात जो है हमें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बालक बालिकाओं को भी ये अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार। तो उन्हें उनके इस अधिकार से
चाहे उनके भले खुद के माता पिता हों, अभिभावक संरक्षक हों, ऐसा नहीं कर सकते कि वह शिक्षा से वंचित रह जाएं। अर्थात उन्हें शिक्षा से जोड़ कर रखना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनकी परवरिश करना है और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दिलानी है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था की गई है, अनिवार्य शिक्षा के रूप में ही मान सकते हैं। यह जिम्मेदारी या ड्यूटी या कर्तव्य बनता है ऐसे माता पिता संरक्षक का कि वह अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करें और यथासंभव सहयोग करें। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो हम अपनी विषय वस्तु के आधार पर जो हमारा पाठ संविधान संबंधी चल रहा था, उसकी लगभग सभी जानकारियां पाठ अंतर्गत आज पूरी होती हैं। तो इस प्रकार से हम संविधान के बारे में जानकर, समझकर, रुचिकर ढंग से हमेशा जानकारी अपने पास रख सकते हैं, अपने जीवन को एक अच्छे नागरिक के रूप में जी सकते हैं। इसके लिए हमें अपने संविधान के अंतर्गत बनाए गए नियम, कानून, अधिकार, कर्तव्यों का बोध जो है होना चाहिए। इसी उद्देश्य से यह प्रयास किया जा रहा कि आप सभी देखकर, वीडियो देखकर, अपनी क्लास रेगुलर देखकर, वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और संबंधित अपने विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करें। यही हमारे अध्ययन अध्यापन का उद्देश्य है, ताकि विद्यार्थियों तक अच्छी सरलतम ढंग से रोचक जानकारी पहुंच सके और वह अपने आप को अपनी विषय वस्तु से आत्मसात कर सके और अपना ज्ञानार्जन करते हुए अपने भविष्य को सुनहरा बना सके। यही हमारा उद्देश्य है, ताकि अधिक से अधिक आप विषय वस्तु से जुड़कर और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। अब इसी क्रम में और जो हमारे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी और आगे पाठ आएंगे, हम उन पाठों का क्रमशः विषय वस्तु, हेडिंग, टॉपिक के अनुसार अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थी जो हैं ध्यान दें और समझकर अपना विषय वस्तु अच्छे ढंग से तैयार करें, ताकि परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करके अपना परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।